जय हिंद, वणकम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारी फिर केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और केमिस्ट्री की क्लास में आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो कवर करेंगे केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र और स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। और केमिकल फॉर्मूला में हम जितने भी केमिकल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला जैसे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैं लिस्ट भी बताऊंगी, वो लिस्ट आपको पूरी याद करना है क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम डिफरेंट एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक है, उनकी आकृति के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आकृति के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? क्या एक प्लाज्मा है? ये प्लाज्मा की स्टेट है? नहीं। स्टेट ऑफ कंडेंसेट संघनित होने की अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है या फिर पदार्थ की तरल अवस्था है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि मैम हम यहाँ पर संघनित होने की अवस्था पर टिक करें या पदार्थ की पांचवी अवस्था पर टिक करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, संघनित होने की अवस्था पर आप टिक कर सकते हैं, वो करेक्ट हो सकता है। लेकिन संघनित होने की अवस्था तो बहुत सारी होती है क्योंकि जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो जो बादलों में पानी बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या वहाँ पर भी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट विजिबल होती है? वहाँ पर भी मिलेगी आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी संघनित होने की अवस्थाएं जो होती है उनमें बोस-आइंस्टीन कंसेंट यानी कि उनमें आपको BEC जो स्टेट है वो मिले ही मिले। इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये स्टेट ऑफ कंडेंसेंट ही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन देना फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको टिक करना है पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। संघनित होने की अवस्था है ये, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आपको कंडीशन दे रखी है ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दूं कि ये बनती कैसे है। ये क्या होता है कि जो गैस होती है, गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है बहुत कम टेम्परेचर पर, नियर अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है लगभग वहाँ तक इसको ठंडा किया जाता है। और लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी, डेंसिटी भी इसकी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इन दो कंडीशन में जब गैस को आप ठंडा करोगे, कूलिंग करोगे, तब क्या मिलेगी आपको? ये स्टेट मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं कि जो जितनी भी कंडेंसेशन की स्टेट है, संघनित होने की अवस्था है, उनमें ये कंडीशन आपको मिले ही मिले। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया पदार्थ की पांचवी अवस्थाएं। हाँ, अगर आपको और कुछ ऑप्शन में नहीं मिल रहा हो, फिफ्थ स्टेट का नहीं ऑप्शन हो और कुछ ऐसे ऑप्शन हो जिसमें आपका कंडेंसेशन वाला पॉइंट ही इंक्लूड हो रहा हो, तो आप टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अभी पदार्थ की पांचवी अवस्था पर ही टिक करना होगा। चलिए, नोट करना है तो कर लीजिए आप पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? तो फ्रेंड्स, क्या होती है शुष्क बर्फ? क्या ये आइसक्रीम में मौजूद बर्फ को कहते हैं, बर्फ को, या फिर सॉलिड वाटर को, ठोस जल को, या फिर सॉलिड वाटर एट अंटार्कटिका में जमे हुए ठोस पानी को कहा जाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की ये सॉलिड स्टेट होती है? तो ये शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड स्टेट को। वे ठोस यौगिक जिनके परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था होती है और एक 3D संरचना बनाते हैं, कैसे ठोस कहलाते हैं? तो जिनमें फ्रेंड्स जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो क्या होता है? एकदम फिक्स होता है, डिफाइन होता है कि हाँ, ये इस तरह से लाइन से ही जुड़े रहेंगे पर्टिकुलर सॉलिड में, या फिर इस तरह से उनका फिक्स होता है अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का। इस टाइप के जो ठोस होते हैं उन्हें कौन से ठोस कहा जाता है फ्रेंड्स? क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। बाकी आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, ये सभी क्या है? क्रिस्टलन सॉलिड के टाइप्स हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन था अभी, मैं आपको बता दूं, एनए वालों को 26 फरवरी की एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्टेट ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। क्या होता है लिक्विड टू गैस कन्वर्जन? एक पानी है, पानी वाष्प में बदल गया, तो ये प्रोसेस क्या है लिक्विड से गैस में बदलने की? वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नोट करते जाइए, जितनी भी प्रक्रियाएं मैं बता रही हूँ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हैं,
इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का ठोस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना ये क्या कहलाता है। अब सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, मेल्टिंग। जैसे बर्फ़ है, आइस, आइस का पानी में कन्वर्ट करना, वाटर में कन्वर्ट करना क्या होता है, मेल्टिंग, गलना। तो क्या कहलाता है ये, मेल्टिंग यानी कि गलन। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि वह ताप, वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, या फिर जिस पर गलना शुरू हो जाता है। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस से किस में परिवर्तन, लिक्विड। अब अपोजिट हो गया, अब गैस से लिक्विड में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ये होती है कंडेंसेशन की प्रोसेस की गैस को आपको लिक्विड में चेंज करना है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल बता दूं मैं, पानी है, पानी वाष्प बनता है, गैस बनता है और बादलों में जाके इकट्ठा हो जाता है वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड। अब लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज है फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। आइस जमाते हैं ना हम, पानी को बर्फ़ में बदलते हैं ठंडा करके, फ्रीजिंग कहलाता है, हिमीकरण। और जिस पॉइंट पर ये जम जाता है, सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वहाँ पर आप अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो टेस्ट सीरीज़ को देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आपकी रैंकिंग भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। इससे आपको आप प्रैक्टिस करने में, आपको पढ़ाई करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक डीपली डिटेल सॉल्यूशन और पीडीएफ के साथ अवेलेबल करा दिया गया है। सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को विजिट करके कोर्स में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, और इनके कॉमन नेम भी साथ में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका प्रचलित यानी पॉपुलर नाम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। कुछ है जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं, तो उनको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। और इनको आपको या तो कॉपी में नोट करना है फ्रेंड्स तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला जो है नौसादार यानी कि साल्मोनिक जिसे कहा जाता है, नौसादार, ये किसको कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है, इसको कहा जाता है। और फ्रेंड्स इनके जो नाम याद रखने के तरीके हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो बता दूंगी कि किस तरह से इनको याद किया जाता है। सुहागा जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है, सोडियम टेट्रा बोरेक्स, टेट्रा 10 लग गया फ्रेंड्स तो उसका मतलब है टेट्रा। कॉमन साल्ट इसका भी पूछ लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश। शोरा क्या होता है जिसे साल्ट पिटर भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम याद करना इतना टफ नहीं है, फॉर्मूला याद करना थोड़ा भूल जाते हैं एट लास्ट, तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिए एंड टाइम पर रिवीजन के लिए। कुएं की लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है, ये पानी को साफ़ करती है इसलिए। नीला तोता, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, उसका फॉर्मूला ये है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए और इनके केमिकल नेम, प्रचलित नाम, इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आगे हम करेंगे। चलिए और भी लिस्ट है फ्रेंड्स इनकी। नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट एसिड कहा जाता है जिसे, गंधक का अम्ल, या फिर संगमरमर, ये आईएमपी है, संगमरमर, खड़िया या फिर चूने का पत्थर या लाइमस्टोन का फॉर्मूला या फिर उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। क्विक लाइम का भी पूछा जाता है,
ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब फ्रेंड्स वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें फॉर्मूलेज इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ छूट भी जाता है तो हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी इंक्लूड होते ही जाएंगे। चलिए, और है बूझा चूना, स्लैग्ड लाइम, श्वेत कशिश, वाइट विट्रियोल, हरा कशिश, ग्रीन विट्रियोल, बैरिक एसिड, सफ़ेद लेड, लूनर कास्टिक। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगे थे मैंने इंक्लूड कर दिया। अगर कुछ छूट भी गए हो तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते टाइम उसको ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो जो मैंने टेबल आपको बताई है जो आपको लर्न करना है, बहुत आईएमपी टेबल है, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं मैंने जो क्वेश्चंस आपको अभी इंक्लूड किए हैं यही आए। उस टेबल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो वो आईएमपी है, उसको लर्न करना है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियल? तो नीला थोथा किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को। CuSO4 जिसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला इसका केमिकल नेम मान लिया आपने, फॉर्मूले याद कर लिए और केमिकल नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे कि ये SO4 होता है ना, ये जो आयंस होता है इसे कहा जाता है क्या? सल्फेट। अब ये जिसमें भी जुड़ेगा ना, जिसमें भी आप इसको ऐड करोगे उसमें आपका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा? सल्फेट। जैसे कि कॉपर है, ये कॉपर है, आपको सिंबल्स तो याद होने ही चाहिए। तो ये कॉपर का सिंबल है, तो ये क्या हुआ? कॉपर। और SO4 ऐड है, उसका मतलब क्या है? ये सल्फेट है, तो क्या बना? कॉपर सल्फेट। इस तरह से आप उसके केमिकल नेम याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? खाने का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी जिसे कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी जिसे कहा जाता है, वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला मान लीजिए मुझे याद है तो उसका रासायनिक नाम मैं बना सकती हूँ, NaHCO3। ये सोडियम है। और ध्यान रखिएगा अगर SO3 जुड़ा है तो ये क्या होता है? कार्बोनेट। इसे कार्बोनेट कहा जाता है, कार्बोनेट का सफिक्स लगेगा। तो सोडियम और ये कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी ऐड है, एक हाइड्रोजन ऐड है, तो उसको क्या बोलोगे आप? बाय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाय कार्बोनेट, NaHCO3। इस तरह से आप केमिकल नेम लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे यानी कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ये भी पूछा जाता है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? उसका फॉर्मूला याद है मुझे बस, Na2CO3.10H2O। तो सोडियम है, अभी मैंने बताया, और ये कार्बोनेट ग्रुप है तो सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो आप। नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट भी इसका फॉर्मूला आप Na2CO3 भी एग्जाम में हो तो वो भी करेक्ट है। और अगर इसमें डेका हाइड्रेटेड, ये क्या है? 10 है इसलिए डेका बोल दिया। तो यहाँ पर अगर 10 ऐड करके भी दिया हो फॉर्मूला तो वो गलत नहीं होगा, वो भी करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर अभी हमारे ऑप्शन के हिसाब से कौन से करेक्ट है? Na2CO3। चलिए अभी धोने के सोडे का रासायनिक नाम, अभी रासायनिक नाम मैं बता चुकी हूँ आपको, क्या बोला जाता है उसे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। जैसे फॉर्मूला नज़रों के सामने आता है ना तो आपको रासायनिक नाम तो याद हो ही जाना चाहिए कि इसमें ये जुड़ा है तो उसको कार्बोनेट बोलेंगे, इसको ये इसमें सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए क्योंकि टेबल तो आपको लर्न करनी ही है। अब वो टेबल आप लर्न कर लोगे तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो NaCl साधारण नमक होता है। अब Cl माइनस ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या होता है? क्लोराइड। जिसके साथ भी जुड़ा होगा उसे क्लोराइड बोलोगे। सोडियम के साथ जुड़ा है इसलिए सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा इसे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। कॉमन नेम याद कर लीजिए वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है, ये OH हाइड्रोक्साइड होता है तो सोडियम के साथ जुड़ा है इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है? NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो फॉर्मूला क्या है उसका?
CaOCl2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए तो आपको नाम तो इजीली हो जाएगा। तो कैल्शियम है, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइपो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्यूटेन का मूलानुपाती सूत्र क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है। ब्यूटेन का तो नहीं, किसी और का पूछा है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र पूछा है। अब आपको मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सिंपल, अगर कोई सा ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए और आपको कहाँ मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो आपको उसको डिवाइड कर देना, जिस नंबर से भी वो डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए 4 से तो नहीं होगा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 दूना 4, 2 पचाम 10, तो C2H5 मिलेगा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मिनिमम होल नंबर क्या मिला मुझे, C2H5, जो कि क्या है इसका मूलानुपाती सूत्र। तो इस तरह से मूलानुपाती सूत्र किसी भी कंपाउंड का आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक का आणविक सूत्र ये है, इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसको कौन से नंबर से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, C2H6O1 या फिर O सिंपल मान लीजिए। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या निकला फ्रेंड्स, C2H6O। तो इस तरह से क्वेश्चंस, इजी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, बाय चांस कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम एग्ज़ाम में छोड़कर ना आए। मेथड बहुत इजी है इनको करने की, इसलिए क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दे के रखा है आपको, क्या है मूलानुपाती सूत्र, CH2। और इसमें आपको अगर दे दिया जाए कि आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, और पूछा है कि यौगिक का आणविक सूत्र निकालिए। तो अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वाला हम फॉर्मूला अभी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ निकालनी पड़ती है। पहला तो ये फाइंड आउट करना होता है कि एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल वेट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मूलानुपाती भार जिसे कहा जाता है, तो ये मूलानुपाती भार किससे निकलता है फ्रेंड्स, मूलानुपाती सूत्र की हेल्प से। कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कार्बन, कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन के कितना वेट होता है, 2 होता है। तो 2 तो ऑलरेडी हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 नहीं 1 होता है, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से 12 प्लस 2 कितना निकला, 14 ग्राम। ये निकला इसका एम्पिरिकल वेट। अभी आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है, वो है 84। अब आपको निकालना है n, यहाँ से निकलता है n। ये n क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट यानी कि मूलानुपाती भार। तो ये 84 दिया, ये हमने 14 निकाला, 14 6 84, तो n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 6। अब n निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे तो आणु सूत्र निकल जाएगा, आणविक सूत्र, जो कि क्या निकलेगा 6 है। आपको मल्टीप्लाई करना है CH2 में, वैसे ये सबस्क्रिप्ट में होता है इस तरह से। तो ये हो जाएगा C6 6 दूना 12 H12, C6H12। तो इसका जो आणविक सूत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा, C6H12। बहुत ईजी है, सिर्फ ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब हम कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को देख लेते हैं और उनको भी आपको याद करना है। IMP कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको आज बता देती हूँ, वो आपको लर्न करना है। चलिए अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बता देती हूँ, ये आपको लर्न करने हैं, पूछ लिया जाता है। लीनियर, लीनियर ये शेप्स हैं फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको शेप ही बता रही हूँ, मैंने ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति नहीं बताई है, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शेप्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शेप्स की टेबल हैं कुछ कुछ की जो बहुत IMP हैं, पूछे जाते हैं, वो इंक्लूड कर दिए। वो आप यहाँ पर लर्न करना है, आपको कॉपी में नोट करना है। तो लीनियर शेप्स किन किन का होता है, इस तरह का परमाणु, एक परमाणु यहाँ पर और एक परमाणु यहाँ पर जुड़ा हुआ, इस तरह का शेप बनता है, उसको लीनियर शेप, रेखी शेप कहते हैं। और ये किस किस का होता है, BeF2, BeCl2, CO2, O2 और N2, इनके जो होते हैं ये शेप्स होते हैं लीनियर।
अब त्रिकोणीय सममिति यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह का जो है ये किसका शेप होता है, BF3 और BCl3 का होता है। चलिए और देख लेते हैं। V शेप या MP है, बेंड शेप भी जिसे कहा जाता है, ये किसका होता है, SO2 वाटर और O3 ओजोन, SnCl2, इन सभी के जो शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, V शेप या फिर बेंड शेप होते हैं। टेट्राहेड्रल चतुष्फल की संरचना किसकी होती है, मीथेन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की। चलिए नेक्स्ट है पिरामिड शेप किसका होता है, NH3 अमोनिया का शेप पिरामिड होता है। PF5 का शेप क्या होता है, त्रिकोणीय पिरामिड यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सीसा शेप किसका होता है, SF4 का, और ClF3 का होता है T शेप। अष्टफल की ये भी IMP है। ऑक्टाहेड्रल शेप किसका होता है, SF6 TF6 का, और वर्गाकार पिरामिड किसका होता है, ClF5 का। तो फ्रेंड्स ये जो कंपाउंड्स है इनको याद कर लीजिए और इनके जो शेप्स है वो आप याद कर लीजिए। जो IMP है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। ज्योमेट्री नहीं बताइए, ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री अलग हो जाती है, ज्यामिति अलग होती है और शेप अलग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शेप बताना है आपको, ज्योमेट्री पूछा तो ज्योमेट्री के ऊपर वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ये शेप्स होते हैं, शेप्स बताए हैं मैंने। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इनके ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा SO3 अणु के आकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। SO3 मॉलिक्यूल का यहाँ पर शेप पूछा है, मॉलिक्यूल का क्या होता है वो, ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि त्रिकोणीय समतलीय होता है। तो अगर आपको याद रहेंगे कि किसका शेप कैसा है तो आप इनके आंसर दे सकते हो। H2O IMP मोस्ट IMP पूछा गया क्वेश्चन है, ये टेक्निकल वालों को पूछा है ये क्वेश्चन। H2O जो होती है उसकी आकृति होती है, द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज कैसी होती है, बेंड। लीनियर नहीं करना है, लीनियर नहीं होता है, क्योंकि लीनियर इस तरह से हो जाएगा, ये नहीं होता। अगर आप बोलोगे कि नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका तो लीनियर है, नहीं, इसका बेंड शेप है, कुछ एंगल होता है, तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं, इसकी बेंड शेप या फिर V शेप भी से कहा जाता है। तो क्या है, V शेप। तो स्टूडेंट ये थी केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसी तरह की क्लासेस चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।